हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट। इसको हम दो वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और क्लबिंग ऑफ इनकम के एमसीक्यूज बचे हुए हैं, तो एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे बाद में। अब देखिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट ले रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन क्यों अप्लाई होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एसएससी एक्ट टैक्स पेयर जो कि इनकम जो भी उसकी कंप्यूट होती है उस पर वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देता है। किसके अकॉर्डिंग? स्लैब रेट। अब स्लैब रेट क्या है जनरली आपको बताइए, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको इंडिविजुअल से रिलेटेड बता देता हूँ, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए भी अलग रहती है और फर्म कंपनी के लिए तो होती ही नहीं है। तो आप जनरली देखोगे कि अप टू 250 यानी अगर 2,50,000 तक की इनकम है तो जनरली उस पर रेट ऑफ इनकम टैक्स निल होती है, मतलब टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। लेकिन अगर 250 से लेके 5 लाख है तो उस पर जनरली कितना हो जाएगा? 5%। जैसे अगर आपकी 3,50,000 की इनकम है तो 1 लाख पे 5% निकल जाएगा, 5,000। अगर आपकी 6 लाख की इनकम है तो आपको पता है कि 250 से लेके जो 5 लाख है उस पर तो 5% निकला ही निकला। कहने का मतलब 250 का 5% 12,500 तो निकला ही निकला। लेकिन 5 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगी, जैसे 6 लाख हुई तो 6 में से 5 लाख गए, बाकी बचे 1 लाख, तो 1 लाख का 20% 20,000। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपकी 6 लाख इनकम है तो आपका टैक्स मान के चलिए 32,500 बना। देखिए, इसमें मैंने अलग से वो हेल्थ एंड एजुकेशन से ये जनरली जोड़ा नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत सारी आपको रिलीफ या जनरली बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम सिंपल रख रहे हैं तो ये 32,500 आपका टैक्स बनता। लेकिन आपने क्या करा, जो आपकी 6 लाख की इनकम हुई थी उसमें से मान के चलिए कि 2 लाख की आपकी किसकी थी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी। तो आपने क्या करा, 2 लाख की हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम थी उसका सोर्स ही डाइवर्ट कर दिया, यानी इनकम को किसी और को दे दिया एक तरीके से कि आप ही उस पर अर्न कीजिए। तो जिससे एक तरीके से क्या हुआ, आपने अपने इनकम का पार्ट कम कर दिया और आपका टैक्स कम बना। क्योंकि आपको पता है कि जितना आप हायर जाओगे उतना आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उस हिसाब से स्लैब रेट भी क्या होगी, यानी टैक्स रेट भी हायर लगेगी। तो आप टैक्स की लायबिलिटी कम करना चाहते हो तो आपने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या है? बहुत ज़्यादा शाणा है। जितना आप शाणे बनते हो उससे ज़्यादा वो है। तो वो जनरली क्या करेगा, वो भी उस हिसाब से प्रोविजन लेके आएगा। तो उस हिसाब से क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन आ गए, जिसमें जनरली फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हस्बैंड के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है मान के चलिए, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो अगर वो क्या करता है कि अपनी वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र कर लेता है और वाइफ उस पर जो रेंट कमाती है तो वाइफ की इनकम नहीं बनेगी, वो हस्बैंड की इनकम बनेगी। ठीक है, इस तरीके से प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। जैसे माइनर सन कुछ भी कमाता है तो पेरेंट की इनकम में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट आया, जो कि एक तरीके से क्या बोल रहा है कि जो आप टैक्स एवेड करना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाना चाहते थे, वो आपके साथ होने नहीं देंगे। और जो एक्चुअल टैक्स है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। जो भी इनकम है वो आपको प्रॉपर कंप्यूट करनी पड़ेगी। इसलिए क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट आया। ठीक है, पर उससे पहले आपके लिए, यानी ये स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, उससे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर। तो जनरली अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया है। देखिए, आपको पता है कि जो आपके नॉन रिलेटिव या जो भी आपके जानकार पर्सन है उनका कोई ना कोई एग्ज़ाम हो चुका होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस का, एजुकेशन का, हिंदी का या ज्योग्राफी का। तो जनरली उन्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, किस टाइप का एग्ज़ाम था, मॉडरेट था, हार्ड था या सिंपल सा था एग्ज़ाम, इसी तरीके से क्या क्वेश्चन आए थे। तो अगर उनका एनालिसिस करना है तो आपके लिए NTA UGC नेट एग्ज़ाम एनालिसिस सेशन नवंबर 2020 एग्ज़ाम, जिसमें टॉप एजुकेटर द्वारा आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एनालिसिस, एजुकेशन से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड, यहाँ पे आपको टाइमिंग दे रखी है 12 नवंबर 3:30 PM कंप्यूटर साइंस, 13 नवंबर 8 AM एजुकेशन, 13 नवंबर 9 PM हिंदी और ज्योग्राफी के 13 नवंबर 10 PM को। तो अभी आप एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती करी हुई है या किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न गया है। उसी तरीके से देखिए, जिन जो जनरली क्या है मैनेजमेंट से रिलेटेड है और MBA का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, MBA सेमेस्टर 3rd में, उनकी प्रिपरेशन करनी है और साथ में NTA UGC नेट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उस केस में एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों कोर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो बैच कोर्स है ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो टॉप एजुकेटर आशिमा नेगी जी और सौम्या सिंह जी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी बारीकियाँ हैं, जो भी स्किल्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं
और साथ में एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाएंगी, और साथ में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होगी, जो स्ट्रेटजी होगी, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक होगी, वो सारा पार्ट आपको बताया जाएगा। तो अभी आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, और आपको ये भी पता है कि अगर आप एनटीए नेट कोड एंटर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनरोल जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, उनको भी ज़रूर बताइए। तो अब देखिए अपने वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। हम थे क्लबिंग ऑफ इनकम के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो देखिए इंट्रोडक्शन में जनरली आपको क्या कह रहा था, जनरली एन असेसी इज टैक्स ऑन इनकम अक्रूइंग टू हिम ओनली एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स फॉर इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जनरली आपको पता है कि असेसी अपनी इनकम पर ही टैक्स देता है और वो दूसरों की इनकम पर टैक्स नहीं देता, ये बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू अबव रूल, जो कि क्लबिंग ऑफ इनकम में दिए गए हैं अंडर सेक्शन 62-64। सेक्शन 62-64 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर विच एन असेसी में बी टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्रूड टू अदर पर्सन। तो इसका मतलब दूसरे पर्सन ने इनकम कमाई और असेसी को यानी टैक्स पेयर को टैक्स देना पड़ गया। तो ये जनरली ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सामने वाला जो असेसी है वो अपने टैक्स को क्या कर रहा है, बचाना चाहता है, टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है, इसलिए जानबूझ के जो अपना सोर्स है वो दूसरे को डाइवर्ट कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए इनकम टैक्स प्रोविजन लेके आया और क्लबिंग ऑफ इनकम के सेक्शन 60 से 64 प्रोविजन आए, जो कि हम डिटेल में कवर करेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया, जैसे हस्बैंड वाइफ का, वैसे ही आपको बताया कि माइनर चाइल्ड, उसकी जनरली जो इनकम होती है वो पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है। उसी तरीके से बोल रहा है इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसका मतलब कंसेशनल रेट पे, कि जैसे 20 लाख की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड ने वाइफ को क्या कर दिया, 2 लाख 4 लाख में ट्रांसफ़र कर दी, तो आपको पता है कि जनरली उस केस में गिफ्ट का पार्ट अप्लाई नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि रिसिपेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रिसिपेंट मतलब वाइफ जो भी उससे इनकम कमाती है वो हस्बैंड के पास जुड़ जाएगी, यानी हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रखा है शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है, अगर हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे हस्बैंड ट्रांसफरर है। इसी तरीके से और भी प्रोविजन आएंगे कि ससुर ने अपनी बहू को ट्रांसफ़र किया तो वो सारा पार्ट, यानी बहू को जो भी एसेट है वो ट्रांसफ़र किया तो वो सारा पार्ट कवर होगा। These provisions have been enacted to counteract the tendency on the part of taxpayer to dispose of their income or income generating assets to escape tax liability। तो जनरली क्या होता है, जो टैक्स पेयर है वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि जो भी उसका इनकम जनरेटिंग सोर्स है उसको ट्रांसफ़र कर दे, या जो भी वो इनकम कमा रहा है वो किसी और के हैंड में ट्रांसफ़र कर ले, जिससे उसको टैक्स कम चुकाना पड़े। तो वो टेंडेंसी को रोकने के लिए ही क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन आए। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम बढ़ते हैं जनरल रूल की तरफ, और देखिए थोड़ा सा मैंने पेन टेप नया लिया है तो दिक्कत इसलिए हो रही है मुझे थोड़ा सा इसको चलाने में। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएंगे तो धीरे धीरे आदत भी बनती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जनरल रूल की बात कर रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड। द इनकम विच इज़ टू बी क्लब शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। ये बोल रहा है कि इनकम जो भी क्लब होगी वो सबसे पहले रिसिपेंट के हैंड में कंप्यूट होगी, उस पर जो भी खर्चे होंगे जनरली लेस हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बोला कि हस्बैंड ने वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, आपको पता है वाइफ उस पर जो भी इनकम कमा रही है यानी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा है, उसमें जनरली जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो लेस होंगे, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का पार्ट आ गया, इंटरेस्ट लोन का पार्ट आ गया, वो भी लेस होगा। उसके बाद जो नेट इनकम आ रही है वो हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। और याद रखना कि हस्बैंड के जो भी हेड है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें होगी, ये नहीं कि अलग से किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि वाइफ के हेड में क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट था, तो वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, तो हस्बैंड में भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रखा है एंड ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड एज पर रेस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड देयर आफ्टर द नेट इनकम शैल बी क्लब्ड। उसके बाद ही नेट इनकम को क्लब किया जाएगा। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, जिस पे आपको पता है कि 30% डिडक्शन होती है फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट एंड देयर आफ्टर द नेट इनकम शैल बी क्लब्ड। तो पहले वाइफ को अलाउ होगी 30% डिडक्शन, उसके बाद जनरली वो हाउस बोल रहा हूँ हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका पार्ट अप्लाई हो जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है। फिर देखिए अब दे रखा है क्लबिंग हेड का पार्ट। क्लबिंग हेड में क्या बोल रहा है, वही जैसे मैंने बताया कि रेसिपेंट जैसे वाइफ के हैंड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट था, तो हस्बैंड के हैंड में भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही क्लब होगी। अगर जैसे वाइफ के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है,
तो हस्बैंड के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ेगी। जनरली ये पार्ट होगा। तो पहले वाइफ पे अलग से कंप्यूट हुई, उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है वो हस्बैंड के हैंड में जुड़ गई। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफरर है उसकी इनकम में क्लब होगी, याद रख लेना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट एंड देन क्लबिंग शैल बी मेड हेड वाइज। बैंक इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ पेरेंट। सीधी सी बात। तो माइनर चाइल्ड का जो भी बैंक इंटरेस्ट है आपको पता है कि कौन कमा रहा है, ये कमा रहा है, लेकिन वो किस में क्लब होगा, पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा। किस हेड में होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, तो यहाँ पे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। वैसे ही देखिए क्या बोला, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि डिडक्शन 80C से 80U की डिडक्शन भी मिलेगी। जैसे ये बोल रहा है कि माइनर ने सेविंग बैंक पे जो भी इंटरेस्ट कमाया वो पेरेंट की इनकम में क्लब हो गया, तो पेरेंट उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTA। तो आपको पता है कि इस पर जनरली डिडक्शन मिलती है इसके अकॉर्डिंग, तो पेरेंट भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम में जुड़ रहा है। इस तरीके से प्रोविजन दे रखे हैं। और देखिए मैंने आपको बताया थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि नया टैब है, बहुत स्मूथ फ्लो है। तो क्या होता है कि जब जैसे मैं ये सर्कल घुमा भी रहा हूँ और जैसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। जबकि पहले मैं क्या करता था, माउस के थ्रू करता था, तो मेरे को आसान सा लगता था। और आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो आप यूज टू होते ही हो उसी चीज़ के लिए, तो धीरे धीरे होते जाते हो। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम। इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स में लॉस है, जैसे हम बोल सकते हैं कि वाइफ ने जो इनकम अर्न करी या जो कोई पर्टिकुलर चीज़ बेची, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हस्बैंड ने अपनी कैपिटल एसेट वाइफ को ट्रांसफ़र करी, वाइफ ने उसको जब बेचा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में तो उस पर लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लॉस को भी लिया जाएगा, यानी नेगेटिव इनकम को भी क्लब किया जाएगा। चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस है, यानी एक तरीके से उन पे उनको टैक्स अर्न नहीं हो रहा, लेकिन तब भी वो हस्बैंड की इनकम में क्लब किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लबिंग प्रोविजन मैंडेटरी है एंड शैल बी अप्लाइड इवन इन दोज केसेस वेयर द एप्लीकेशन ऑफ सच प्रोविजन कॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये सिंपल प्रोविजन है, हमें कोई CA इसके अकॉर्डिंग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे एग्जाम्पल लेने थे वहाँ मैंने इसको कवर किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहला सेक्शन आ रहा है, आपको पता है कि 60 से लेके 64 सेक्शन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्शन ले रहे हैं सेक्शन 60, जिसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए तो इसमें जनरली बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम का जो सोर्स है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया बिना एसेट्स को ट्रांसफ़र किए, तो जिसको ट्रांसफ़र किया है उसको इनकम हो रही होगी, तो सीधी सी बात है उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, जिसने ट्रांसफ़र किया उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, यानी वो इनकम उसमें जुड़ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि फादर है, ठीक है, उसने अपने सन को क्या कर दी, जैसे मैं आपको एग्जांपल में ये बोलूँगा कि फादर जनरली क्या कर रहा था, हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट अर्न कर रहा था। नॉर्मल एग्जांपल यही बनता है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। तो जनरली देखो क्या है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, फादर अर्न कर रहा था, लेकिन फादर की स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स का पार्ट ज़्यादा अप्लाई हो रहा था। तो फादर ने क्या करा, इनकम को डाइवर्ट करने की सोची और उसने जनरली हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करी, जो उसका इनकम का पार्ट है वो सन को डाइवर्ट कर दिया। एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट बना दिया और बता दिया कि जो भी अर्न होगी रेंट की इनकम वो सन के पास जाएगी, उसके बेटे के पास जाएगी। तो यहाँ पे बेटा इनकम अर्न कर रहा है रेंट की अब, ठीक है, लेकिन वो फादर की इनकम में ही जुड़ेगी। चाहे जो एसेट्स का, यानी जो इस इनकम के सोर्स की जो एसेट है वो चाहे ट्रांसफ़र नहीं करी हो, लेकिन इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी ना, तो इसलिए वो फादर की इनकम में ही जुड़ेगी। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इफ़ एनी पर्सन ट्रांसफ़र the income from any asset without transferring the asset, such transferred income is included in total income of transferor। तो क्या करा, अगर किसी पर्सन ने अपनी एसेट को ट्रांसफ़र किए बिना, एसेट से रिलेटेड जो इनकम है उसको ट्रांसफ़र किया है, तो वो ट्रांसफरर की टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। ट्रांसफ़र रिवोकेबल भी हो सकता है और इररिवोकेबल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, खंडनीय भी हो सकता है और अखंडनीय भी हो सकता है। ये तो शुद्ध हिंदी बोल दी, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो इनकम ट्रांसफ़र की है वो जो ट्रांसफरर है यानी फादर है वो वापस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, रिवोक किया भी जा सकता है और इररिवोक भी किया जा सकता है। यानी वो वापस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, वो उसके ऊपर है। लेकिन आपको पता है कि चाहे ले रहा है चाहे नहीं ले रहा, फिर भी वो इनकम में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है, मिस्टर ए कन्फर्स द राइट टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ
मिसिस ए, यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर ए ने जो रेंट रिसीव करने का राइट था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, मिसिस ए को, विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस इटसेल्फ टू हर। तो वाइफ को हाउस ट्रांसफर नहीं करा, लेकिन उसकी इनकम का जो राइट है, रेंट का राइट है, वो वाइफ को दे दिया। इन दिस केस द रेंट रिसीव्ड बाय मिसिस ए विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो ये है कि मिस्टर ए बच नहीं पाएगा, वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को एस्केप नहीं कर पाएगा और उसको टैक्स लाइबिलिटी जो भी बनेगी यानी जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। वैसे ही एक एग्जांपल दे रखा है फादर और सन का। मिस्टर चिराग हैज ट्रांसफर्ड थ्रू ए डेली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए गोडाउन टू हिज सन। यहाँ पे क्या करा, चिराग जो एक फादर है उसने अपने बेटे को क्या कर दिया, गोडाउन से रिलेटेड जो इनकम है वो एक डॉक्यूमेंट बना के जो भी इनकम का पार्ट है वो सन के हाथ में ट्रांसफर कर दिया, विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन। गोडाउन ट्रांसफर नहीं करा, लेकिन जो उसकी इनकम है वो एक डॉक्यूमेंट बना के ट्रांसफर कर दिया। इन हुज हैंड विल द रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन टू बी चार्ज। तो आपको पता है फादर के हैंड में यानी चिराग के हैंड में। तो एज पर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट द रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन विल बी चार्ज इन द हैंड ऑफ मिस्टर चिराग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट इज चार्जेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल, इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स सेक्शन 61। ये बोल रहा है कि जैसे अगर एक एक्स पर्सन है उसने क्या कर दिया, एक ट्रस्ट बना दी और उसको एसेट ट्रांसफ़र कर दी, यानी किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए और बी के बेनिफिट के लिए एक्स ने क्या कर दी, जो भी एसेट है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, ट्रस्ट को। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र, लेकिन जो ट्रांसफ़र करिए वो रिवोकेबल है। रिवोकेबल का मतलब क्या हो गया कि एक्स उनकी लाइफ में यानी ए और बी जब तक हैं उनके बीच में कभी भी ले सकता है उनसे ये एसेट, तो ये रिवोक हो गई, रिवोकेबल हो गई। ठीक है, यानी जब तक जो ये पर्सन ए और बी जिंदा है तो उन जब तक वो जिंदा है उसके बीच में वो कभी भी एक्स ले सकता है एसेट्स को, तो उसे रिवोकेबल बोलेंगे। तो उस केस में आपको पता है कि जो ट्रस्ट जो भी इनकम कमा रहा होगा वो एक्स की इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि एक्स ट्रांसफर हो गया जिसने अपनी एसेट को ट्रांसफ़र किया है, ट्रस्ट को किया है, और ट्रस्ट जो भी उस पर इनकम कमा रहा है वो ए और बी के बेनिफिट के लिए। लेकिन आपको पता है कि एक्स उसको रिवोक कर सकता है कभी भी, कब तक, जब तक इनकी लाइफ है ए और बी की। ठीक है, तो रिवोक कर सकता है बीच में। अगर वो रिवोक नहीं कर पाता बीच में तो उस केस में हम बोलेंगे इररिवोकेबल ट्रांसफ़र, तब क्लबिंग का पार्ट नहीं होगा और ट्रस्ट के हैंड में ही इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर रिवोक कर पाता है, जहाँ पे रिवोक का पार्ट आ गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, इफ़ एनी एसेट इज ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल ट्रस्ट, इनकम फ्रॉम सच एसेट इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, यानी एक्स के हैंड में वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे रिवोकेबल ट्रांसफर के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, सिंपल से हैं। ये बोल रहा है ट्रांसफर शैल डीम टू बी रिवोकेबल इफ ट्रांसफर contain any provision for retransfer directly indirectly of whole or part of the asset और इनकम टू द ट्रांसफरर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि और भी आएगा, यानी एक और प्रोविजन और है नीचे जो बी पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रिवोकेबल कब होगा, जहाँ पे रीट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब एक्स के पास वापस से आ रही है, एक्स ने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी, ट्रस्ट कभी भी दे देगी, पर कब तक, ए और बी की लाइफ के दौरान। यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन थे, ए और बी, यानी ट्रांसफर ही कौन है, एक ट्रस्ट बनाई जिसमें ए और बी को बेनिफिट मिल रहा है, तो उनकी लाइफ टाइम के बीच में ही रिवोक की जा सकती है वो, तो उस केस में हम बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर है। इसका मतलब एक्स के हाथ में वापस से आ सकती है वो एसेट, या उसका जो इनकम का पार्ट है वो एक्स के हाथ में बीच में आ रहा है, तो तब हम क्या बोलेंगे, रिवोकेबल है। तो उस केस में एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। देखिए एग्जांपल के फॉर्म में बोल रखा है, एक्स ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। तो एक्स ने क्या करा, अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी, किसके बेनिफिट के लिए, ए और बी के लिए। हाउएवर एक्स हैज़ द राइट टू रिवोक द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए और बी। तो वो बीच में क्या कर सकता है, उसको खंडित कर सकता है, यानी ट्रस्ट को तोड़ सकता है और जो भी बेनिफिट है वो वापस से ले सकता है, जो भी एसेट है वो वापस से ले सकता है, तो उसे बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। और इनकम जो भी हाउस प्रॉपर्टी की होगी वो एक्स के हैंड में ही क्लब होगी। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे ये बोल रहा है, एक्स ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू ए, हाउएवर एक्स हैज ए राइट टू रिवोक ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर की, लेकिन एक्स के पास राइट है लाइफ टाइम ऑफ ए के लाइफ टाइम में कि उसके दौरान वो रिवोक कर सकता है, एक्स के पास राइट है। इट इज़ रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं मोस्टली आपको एग्जांपल सारे कवर करा रहा हूँ, वैसे मैं एक ही ले सकता था, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए एग्जांपल भी कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स ट्रांसफर्स एन एसेट एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ही हैज़ ए राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ एसेट
फॉर हिज बेनिफिट। अब देखिए जहाँ पे राइट भी आ जाता है ना, याद रखना, चाहे उसको यूज़ नहीं करा तब भी वो एक्स के हैंड में ही टैक्सेबल होगी जो भी इनकम है। कह रहा है हाउएवर ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज दिस राइट एज येट, इनकम ऑफ द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एक्स। क्योंकि एक तरीके से देखिए क्या बोल रहा है, एसेट पे जो भी इनकम है उसको यूटिलाइज करने का राइट अभी भी एक्स के पास है। तो एक्स चाहे तो यूज़ कर सकता है, लेकिन एक्स ने उस राइट को यूज़ नहीं करा। लेकिन फिर भी जो इनकम होगी ट्रांसफ़र करने पर, एसेट को ट्रांसफ़र करने पर, एसेट से रिलेटेड जो भी पर्सन सामने वाला इनकम कमा रहा है वो एक्स को देगा, यानी क्योंकि वो एक्स की इनकम में ही जुड़ेगा। इनकम ऑफ द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एक्स इवन इफ ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द अफोर्सेड राइट, चाहे उसने उस इनकम को यूज़ नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा, तब भी एक्स की इनकम में वो जुड़ेगा। ठीक है, अब भी देखो क्या बोल रहा है, गिव्स राइट टू द ट्रांसफर टू रीअज्यूम पावर और द होल और पार्ट ऑफ द एसेट और इनकम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। देखिए जैसे आपको पता है कि एक्स ने क्या करा, ट्रस्ट बना दी, और किसके बेनिफिट के लिए बनाई, ए और बी के लिए। आपने ये कवर किया था जैसे पार्ट में। तो आपको पता है कि जो ये ट्रस्ट बनाई वो ए और बी के बेनिफिट के लिए बनाई है उसकी लाइफ टाइम के दौरान, लेकिन वो लाइफ टाइम के दौरान रिवोक भी कर सकता है। इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर उसके पास राइट भी है कि जो भी एसेट्स है, चाहे पूरी हो चाहे पार्ट हो या उसकी इनकम का पार्ट है, वो ले सकता है। उसके पास एक राइट है, चाहे उस राइट को उसने यूज़ नहीं करा। जो आपने ये एग्जांपल कवर किया एक तरीके से वो बी का ही एग्जांपल था। ठीक है, जो आपने ये एग्जांपल कवर किया वो बी का ही एग्जांपल था कि उस राइट को चाहे उसने यूटिलाइज नहीं करा, लेकिन उस राइट को वो यूटिलाइज कर सकता था। तो उसके पास एक पावर है, ठीक, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांसफ़र रिवोकेबल है। यहाँ पे एग्जाम्पल में यही बोल रहा है कि एक्स ट्रांसफर एन असेट एज पर टर्म कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ही हैज़ अ राइट टू यूज़ द एसेट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स वेन एवर ही वॉन्ट्स। तो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली खुद यूटिलाइज करेगा और इनडायरेक्टली क्या हो गया, अपने फैमिली मेम्बर के लिए वो यूज़ कर सकता था इनकम को। टिल डेट ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज दिस राइट, ठीक है, लेकिन पावर तो है। तो इसको रिवोकेबल ट्रांसफ़र बोला जाएगा क्योंकि उसके पास एक पावर है। उस पावर को वो रीअज्यूम कर सकता है, वो अपने ऊपर ले सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर को दे सकता है, यानी डायरेक्टली खुद भी बेनिफिट उठा सकता है या इनडायरेक्टली अपने फैमिली मेम्बर को भी बेनिफिट उठा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, एक्स के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये बोल रहा था एंटायर इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एक्स। अब देखिए हम देख रहे हैं इसके एक्सेप्शन का पार्ट। ठीक, अब सबसे पहला बात तो आपको पता ही है कि जहाँ पे हमने क्या बोला, रिवोकेबल है लाइफ टाइम के दौरान। तो अगर वो रिवोकेबल नहीं है लाइफ टाइम के दौरान, इसका मतलब अगर जो बेनिफिट उठा रहा था इनकम का उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो रिवोकेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इररिवोकेबल है। तो उस केस में एक्सेप्शन का पार्ट आ जाता है। तो ऐसे जनरली कवर कर रखे हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग है, ये देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इनकम विल नॉट बी क्लब्ड इवन इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। कि ये बोल रहा है कि चाहे वो रिवोकेबल ट्रांसफर भी हो, इनकम क्लब नहीं होगी किस केस में, इफ़ ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। इसका मतलब जब तक वो बेनिफिशियरी जिंदा है तब तक वो इररिवोकेबल होनी चाहिए। उसके बाद चाहे वो रिवोक हो जाए, इसका मतलब वापस से जिसने ट्रांसफ़र किया उसके पास आ जाए, लेकिन जब तक वो पर्सन जिंदा है जिसको ट्रांसफ़र की है तब तक वो रिवोकेबल नहीं होनी चाहिए। यानी सामने वाला पर्सन, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक्स ने वाई को उसके लाइफ टाइम के दौरान जो एसेट ट्रांसफ़र करी, तो वाई जब तक जिंदा है तब तक वो एक्स को नहीं देगा, याद रखना। ठीक है, उस केस में जो भी बेनिफिट होगा वो वाई के लिए टैक्सेबल होगा, क्लबिंग का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन वाई की जैसे ही डेथ हो जाती है उसके बाद जो भी एसेट है वो एक्स के पार्ट आ जाएगी, एक्स के पास आ जाएगी। उस केस में एक्स जो भी इनकम होगी वो एक्स की इनकम में जुड़ जाएगी। लेकिन कब, जैसे ही वाई की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि इफ़ द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, इन सच केसेस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी प्रोवाइडेड ट्रांसफरर डिराइव्स नो बेनिफिट। ठीक है, यही बोला कि एक्स ने उस पर कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया, कोई भी पावर को यूटिलाइज नहीं करा, क्योंकि अगर वो पावर को यूटिलाइज कर लेता है तो तब ऊपर वाला प्रोविजन आ जाता है और एक्स के हैंड में वो टैक्सेबल हो जाती। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जाके ये एक्सेप्शन का पार्ट अप्लाई होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है, आर ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ जी टिल हिज डेथ। इन दिस केस दिस ट्रांसफर इज इरिवोकेबल टिल द डेथ ऑफ जी। Thus till the death of G, income from house property is taxable in the hands of transferee। ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो भी ट्रस्ट को बेनिफिट मिलेगा, जो भी इनकम होगी वो कब तक होगी, टिल हिज डेथ। तो जैसे ही जी की डेथ हो जाएगी उसके बाद जो भी पार्ट आएगा, यानी जो भी एसेट ट्रांसफ़र की थी वो वापस आर की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आर की। और तब जाके वो क्या बन जाएगी, रिवोकेबल बन जाएगी। तो इसका मतलब लाइफ टाइम के दौरान वो इररिवोकेबल थी, वो रिवोकेबल नहीं थी, उसको खंडित नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही जी की डेथ हो गई उसके बाद उसको रिवोक किया जा सकता है।
कह रहा है हाउएवर ऑन डेथ ऑफ जी इनकम फ्रॉम सच हाउस शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ आर सिंस ऑन दैट डेट द ट्रांसफर हैज़ बिकम रिवोकेबल। जैसे ही वो खंडित हो गया तो वो ट्रांसफर रिवोकेबल हो गया। अब देखिए ऊपर चलते हैं क्या बोल रहा है, एक मिनट। हाँ अब देखिए बोल रहा है इन द अबव केस इफ आर हैड रिजर्व राइट टू गेट बैक हाउस प्रॉपर्टी और इट्स इनकम फ्रॉम जी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ जी। अगर उल्टा केस होता जो कि आप ऊपर ही पढ़ रहे थे कि हाउस प्रॉपर्टी जो भी क्या दी थी आर ने जी को दी थी और वो बीच में ले सकता था या हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है उसको यूटिलाइज कर सकता था, तो उस केस में उसको ट्रांसफर को रिवोकेबल बोला जाता है और बिगिनिंग से ही आर के हैंड में टैक्सेबल होता है, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन जुड़ जाते हैं और एक्सेप्शन का प्रोविजन नहीं होता। नोट इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट और इनकम इज टैक्सेबल व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेज इवन इफ द पावर टू रिवोक हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज बाय द ट्रांसफरर। ये तो आपने अभी ऊपर दो एग्जाम्पल कवर किए थे जिसमें आपको पता है कि एक तरीके से उसने उस पावर को यूटिलाइज नहीं करा, ठीक है। अगर वो पावर को यूटिलाइज नहीं भी कर रहा तब भी एक तरीके से उसके हाथ में ही टैक्सेबल हो रहा है, यानी एक्स के हाथ में ही टैक्सेबल हो रहा था, तो जनरली इसी के लिए बोल रहा है ये। अब देखिए आपका जो अगला पार्ट है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, उससे रिलेटेड है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए इस पार्ट को करेंगे अगली वीडियो में कवर। क्या करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से डिटेल पार्ट कवर होगा और एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, और अगर मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ तो वीडियो लेंथी बन जाएगी जो कि आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो हम इसका 25 से 30 मिनट का ही सेशन रख रहे हैं हर वीडियो का, जिससे आपको समझ में भी आए और आप उसको टुकड़ों में यानी पार्ट्स में कवर भी कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो मैंने क्या बताया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।